वेलकम टू एग्जाम पिक्सल। जैसे कि आज 18 जून है और आज के दिन से डेली करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज वो हम सभी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको मिल जाएगा, जहाँ से आप पीडीएफ को इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें मैंने हर एक क्वेश्चन को बहुत डिटेल से आपको बताया है और वो डिटेल भी मैंने क्वेश्चन के साथ लिख कर दी है, जिसमें आपको पीडीएफ से बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। तो आपका इस बात की तो मैं एक गारंटी दे सकता हूँ कि एग्ज़ाम में आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं छूट सकता अगर आप इस वीडियो को एक बार अच्छे से ध्यान से देखने के बाद पीडीएफ को रिवाइज करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीआईसीआई बैंक ने कॉरपोरेट के लिए एक सुविधा लॉन्च की है, उसका नाम बताइए। आईसीआईसीआई बैंक ने कॉरपोरेट के लिए एक सुविधा लॉन्च की है, उसका नाम बताना है। इसका नाम है कॉरपोरेट के लिए आईसीआईसीआई स्टैक। तो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं क्या है ये। कॉरपोरेट के लिए आईसीआईसीआई स्टैक के 4 जो पॉइंट है मेन, जो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, उनमें से फर्स्ट पॉइंट है कंपनियों के लिए डिजिटल बैंकिंग समाधान। जितने भी कंपनी हैं उनके डिजिटल बैंकिंग जैसे सैलरी अकाउंट खोलना, जितने भी बैंकिंग से रिलेटेड डिजिटल काम होंगे उनका समाधान ये आईसीआईसीआई कॉरपोरेट के लिए स्टैक जो इन्होंने सुविधा लॉन्च की है इसके द्वारा किया जाएगा। सेकंड है चैनल भागीदारों, डीलरों और विक्रेताओं के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाएं, कर्मचारियों के लिए डिजिटल बैंकिंग सेवाएं। और फोर्थ है प्रमोटर, निदेशकों और हस्ताक्षरकर्ताओं के लिए क्यूरेटेड सेवाएं। ये सारी सेवाएं इस कॉरपोरेट के लिए आईसीआईसीआई स्टैक के अंदर आती हैं, जिसको लॉन्च किया है आईसीआईसीआई बैंक ने। तो आईसीआईसीआई बैंक के बारे में थोड़ा और कुछ जान लेते हैं। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में महाराष्ट्र में है और इसके जो एमडी और सीईओ हैं वो संदीप बख्शी हैं। आईसीआईसीआई बैंक की जो टैगलाइन है, हमें है ना ख्याल आपका। तो ये चीज़ें जितनी भी मैंने ये डिटेल दी हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपके प्लीज़ आप इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ें और ध्यान में रखें। सेकंड क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कोविड-19 महामारी में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए मेडिकल ऑक्सीजन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। जैसे कि आपने कुछ दिनों जो सेकंड वेव आई थी कोरोना की, तो उसमें ऑक्सीजन की बहुत भारी कमी हमें महसूस हुई थी। हमारे देश में ऑक्सीजन मिल ही नहीं रही थी। तो इस सुविधा को, इस फैसिलिटी को अपग्रेड करने के लिए, मेडिकल ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए, इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए तो भारत सरकार ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है भारत के लिए प्रोजेक्ट O2। तो इसमें ऑक्सीजन की जितनी भी ज़रूरतें होंगी, जितनी भी हमारी खपत है, उसको हम उत्पादित करेंगे, उसको प्रोडक्शन बढ़ाएंगे। तो ये ऑक्सीजन प्रोडक्शन से रिलेटेड है। थर्ड, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्षों के लिए 498.8 करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है। यह किस राशि किस उद्देश्य के लिए दी गई है। आईडेक्स डीआईओ ने के लिए दी है और ये क्या होता है अभी मैं आपको एक्सप्लेन। तो जो हमारे रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह जी ने, उन्होंने 498.8 करोड़ रुपए की बजट की मंजूरी दी है 5 सालों के लिए। और इनका उद्देश्य है कि आईडेक्स डीआईओ जो एक जिसका फुल फॉर्म है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ही अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन है। तो इनके बारे में हम जानते हैं। आईडेक्स का जो उद्देश्य है, आईडेक्स का जो मकसद है वो क्या है कि पहला पॉइंट है जो कम समय में भारतीय रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्र के लिए नई स्वदेशी और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी के तेज़ी से विकास की सुविधा प्रदान करना है।
ठीक है, ये एरोस्पेस यानी कि जो एरोस्पेस के क्षेत्र में की सुविधा को प्रोवाइड करवाएगी। और दूसरा ये रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों के लिए शहर निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए अभिनव स्टार्टअप के साथ यानी कि नए इनोवेटिव स्टार्टअप के साथ जुड़ाव का कल्चर बनाएगी। ये मतलब कहने का मतलब ये है, जो आईडेक्स का उद्देश्य है वो एरोस्पेस से रिलेटेड है। जो एरोस्पेस की जो जितनी भी सर्विस हैं उनमें इम्प्रूवमेंट देंगी, और डिफेंस से रिलेटेड हैं दोनों ही। तो और जितनी भी रक्षा और एरोस्पेस क्षेत्रों के भीतर टेक्नोलॉजी, शहर निर्माण और शहर नवाचार की संस्कृति को भी सशक्त बनाना है इनका उद्देश्य रहेगा। तो आईडेक्स के बारे में पढ़ लिया हमने, डीआईओ के बारे में भी पढ़ लेते हैं। डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी फुल फॉर्म है। तो इसके बारे में क्या है, पहला पॉइंट है, एक गैर लाभकारी संगठन है जिसे कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत शामिल किया गया है। अच्छा पॉइंट है, कई बार एग्जाम में ये पूछ सकते हैं कि डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन किस अधिनियम के तहत काम करती है। तो धारा 8 के तहत शामिल किया गया है इसको। तो 2 संस्थापक सदस्य हैं इसके, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो कि एरोनेटिक्स की सर्विस देखती हैं, और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। तो ये दोनों ही पब्लिक सेक्टर हैं और गवर्नमेंट सेक्टर हैं। तो ये दोनों ही संस्थापक सदस्य हैं इसके। थर्ड पॉइंट ये है कि DIO और आईडेक्स को जो उच्च स्तरीय नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करेगा। जो DIO है ना, वो आईडेक्स को उच्च स्तरीय नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान करेगा। और लास्ट पॉइंट है, DIO और आईडेक्स दोनों के CEO एक ही होंगे। तो CEO भी दोनों के एक ही होंगे, लेकिन फ़र्क इतना है कि जो DIO होगा तो आईडेक्स को का मार्गदर्शन करेगा। आपको इतने पॉइंट ध्यान में रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, हाल ही में किस रिपोर्ट में चीन, भारत और पाकिस्तान के परमाणु शस्त्रागार का विस्तार का खुलासा किया गया। तो इसमें जो ये रिपोर्ट आई है, तो इसमें सभी देशों के जो भी परमाणु वेपन्स या परमाणु शस्त्रों का जो भी इस्तेमाल करते हैं, जो बनाते हैं, और जिनके पास जितना भी परमाणु शस्त्र हैं, इस परमाणु वेपन है, तो उनके बारे में खुलासा किया गया है। तो इसका नाम है सिप्री ईयर बुक 2021। ये सिप्री है जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंस्टीट्यूट है, जो इसने इस चीज़ का खुलासा किया है, चीन और भारत और पाकिस्तान के पास कितने कितने परमाणु हथियार हैं। तो सिप्री की फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले, द स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। और इसका जो हेडक्वार्टर है ओस्लो, नॉर्वे में है। स्थापना इसकी हुई थी 6 मई 1966 को, और निदेशक जो है डैन स्मिथ हैं। इसके निदेशक कौन है? डैन स्मिथ। तो इसमें जो भी रिपोर्ट में कहा गया है, मैंने इसको यहाँ पे नोट किया है, तो आप इसको एक बार देखें। सिप्री बुक के जो मेन पॉइंट है, मेन रिजल्ट्स हैं, जो मैंने आपको यहाँ आपके लिए यहाँ पे नोट डाउन कर दिए हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, जो भारत के पास 2021 की शुरुआत में अनुमानित 156 परमाणु हथियार थे, जबकि पिछली साल शुरुआत में 150 थे। यानी कि 150 से अब 156 हो गए हैं। तो 150 से 156 हो गए हैं, यानी कि 6 की बढ़ोतरी हुई है हमारे भी परमाणु हथियारों में। और पाकिस्तान के बारे में देखें तो 165 हथियार थे पाकिस्तान के पास, जो अब 160 हो गए हैं। तो 2020 में 160 थे, अब 165 हो गए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो आप इसको ध्यान में रखें। थर्ड है चीन के बारे में। चीन के परमाणु जो हथियार हैं 2020 की शुरुआत में 320 थे, जो कि अब 350 हो गए हैं। 350 हथियार शामिल हो गए हैं। तो चीन ने भी अच्छी खासी बढ़ोतरी की है। और उसके बाद जो 9 परमाणु सशस्त्र राज्य हैं, जो 9 बहुत परमाणु सशस्त्र मतलब वेपन, जो परमाणु हथियार में जो सशक्त हैं, जो मजबूत हैं, वो कंट्री कौन सी हैं? US है, रूस, UK, फ्रांस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इजराइल और उत्तर कोरिया। ये सारी परमाणु हथियारों की प्रैक्टिस करती हैं, परमाणु हथियार बनाने में लगे रहते हैं। जो 2021 की शुरुआत में अनुमानित टोटल इनकी अगर देखें जाएं तो 13,080 परमाणु हथियार थे इनके पास। और लास्ट पॉइंट क्या है? रूस और अमेरिका के पास कुल मिलाकर 90% से अधिक वैश्विक परमाणु हथियार हैं। तो रूस और अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा हथियार पाए जाते हैं, जो 90% है टोटल का।
और उनके पास व्यापक और महंगे आधुनिकीकरण कार्यक्रम और आगे भी इनको और ज़्यादा इनका मॉडर्नाइजेशन का आधुनिकीकरण कार्यक्रम चलता जा रहा है। तो रूस और अमेरिका सबसे आगे है जो परमाणु हथियार बनाने में और यूज करने में। सर यूज़ तो अभी किसी ने किया नहीं है, लेकिन बनाने में रूस और अमेरिका सबसे आगे। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाल ही में IRDAI ने बीमा ब्रोकिंग शुरू करने के लिए किस कंपनी को मंजूरी दी है? पॉलिसी बाजार को। ये हमारी जो इंडियन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जो तो इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो ये इंश्योरेंस को रेगुलेट करती है, तो इसको किसको मंजूरी दी है? पॉलिसी बाजार को। इसमें जो शेयर मार्केट होगी, जो हिस्सेदारी होगी पॉलिसी बाजार की, जीवन बीमा में 25% होगी और स्वास्थ्य बीमा में 10% होगी। तो पॉलिसी बाजार के जो CEO वो यशीष दहिया हैं और स्थापना हुई थी जून 2008 में, जिसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। इतना आपको ध्यान में रखना है। 6th क्वेश्चन, हाल ही में गहरे समुद्र में टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए कैबिनेट ने पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा किस मिशन को मंजूरी दी है? डीप ओशन मिशन को। डीप ओशन मिशन को मंजूरी दी है समुद्र में टेक्नोलॉजी को बढ़ाने के लिए। तो केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है? हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन। इतना आपको ध्यान में रखना है। और मिशन के बारे में अगर देखें तो इसके कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पे नोट किए हैं। देखिए, 5 वर्षीय मिशन को चरणबद्ध तरीके से 4077 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लागू किया जाएगा। 5 वर्ष के लिए चलेगा ये मिशन, जिसमें से 4077 करोड़ रुपए की अनुमानित राशि को इसमें लागू किया गया। दूसरा, ये पहले चरण को 2021 और 2024 के दौरान 2823.4 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से पूरा किया जाएगा। ये जितना ही टोटल पैसा है, इसको इस फ्रैक्शन में तोड़ा गया है। पहले 2021 से 24 तक इतना इन्वेस्ट किया जाएगा। और थर्ड पॉइंट है, डीप ओशन मिशन का मुख्य उद्देश्य है भारत सरकार की ब्लू इकोनॉमी पहल का समर्थन करना। ठीक है, अब उद्देश्य भी पता लग गया, आपके सारे पॉइंट यहाँ पे क्लियर हो गए हैं। आप इतनी चीज़ों को पढ़ते चलें। तो डीप ओशन मिशन में लिए 6 पॉइंट मैंने शामिल किए हैं इसमें। तो सबसे पहले है डीप सी माइनिंग और मानव युक्त सबमर्सिबल के लिए प्रौद्योगिकियों का विकास। दूसरा, महासागर जलवायु परिवर्तन सलाहकार सेवाओं का विकास। थर्ड, गहरे समुद्र में जैव विविधता की खोज और संरक्षण के लिए तकनीकी नवाचार। फोर्थ, डीप ओशन सर्वे एंड एक्सप्लोरेशन, मतलब कि उसकी गहराई तक जाकर उसके बारे में जानना, रिसर्च करना। फिफ्थ है, महासागर से ऊर्जा और मीठा पानी निकालना, यूज करना। महासागर जीव विज्ञान के लिए उन्नत समुद्री स्टेशन। तो ये सारे पॉइंट आपको थोड़ा थोड़ा एक बार नज़र मार लेना है इन चीज़ों पे, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछ सकता एग्जामिनर। तो पूरा आपको अच्छे से ध्यान में रखते हुए इन चीज़ों को करते चलना है। 7th क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में सड़क नेटवर्क अपग्रेड करने हेतु ADB और भारत सरकार का 484 मिलियन $US का ऋण समझौता हुआ है? किस राज्य के लिए हुआ भाई? तमिलनाडु के साथ। तमिलनाडु के राज्य में जो सड़क नेटवर्क अपग्रेड करने हेतु इतना पैसे का जो भारत सरकार का और ADB का समझौता हुआ है तमिलनाडु के लिए। ADB के बारे में जानते हैं, जिसके जो स्थापना है 1966 में हुई थी और इसके सदस्य कितने? 68। तो 68 देश हैं, 49 सदस्य एशिया प्रांत क्षेत्र से हैं और तो टोटल हैं 68। ADB का जो मुख्यालय है वो हेडक्वार्टर जो है मंडालुयोंग फिलीपींस में है और वर्तमान जो अध्यक्ष हैं इसके वो है मात्सुगु असकावा। तो नाम ऐसा है, थोड़ा प्रोनाउंस करने में प्रॉब्लम है, तो आप इसको ध्यान में रखना। जो परियोजना के तहत जो काम कार्य किए जाएंगे उनको मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंटों को जो में इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैंने यहाँ पे लिखा है, देख लेते हैं। CKIC जो चेन्नई कन्याकुमारी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, प्रभाव क्षेत्रों में लगभग 590 किलोमीटर राजमार्गों का उन्नयन किया जाएगा, जो चेन्नई और कन्याकुमारी के बीच 32 जिलों में से 23 को कवर करते हुए चलेगा। पता लग गया? तो 32 जिलों में से
23 को कवर करेगा और ये इस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर को से कनेक्ट होते हुए चलेगा। सेकंड है CKIC भारत के ईस्ट कोस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा है जो पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला है। ECIC भारत को दक्षिण पूर्व और पूर्व एशिया के उत्पादन नेटवर्क से जोड़ता है। तो मैंने यहाँ पे हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। CKIC क्या होता है उसकी फुल फॉर्म दे दी है। ईस्ट जो ECEC का क्या होता है, उसका क्या काम है, पश्चिम बंगाल से तमिलनाडु तक फैला हुआ है, कहाँ से कहाँ तक है, और इसकी फुल फॉर्म भी यहाँ पे दे दी गई है। तो उत्पादन के नेटवर्क के क्षेत्र में जोड़ता है ये है। और फोर्थ है, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ECEC विकसित करने में ADB भारत सरकार का प्रमुख भागीदार है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, उनकी फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है। कौन सा भारतीय संस्थान 3 दिवसीय वर्चुअल 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है? वो है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे IIT। तो ये जो हमारे 13वें ब्रिक्स 3 दिवसीय वर्चुअल जो शिखर सम्मेलन चलेगा, उसकी जो मेजबानी है वो कौन कर रहा है? IIT बॉम्बे कर रहा है। तो इसकी थीम क्या है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। इसकी थीम आपको याद रखनी है और किस IIT बॉम्बे, ये आपको नाम भी याद रखना है। तो इस सम्मेलन के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इस कार्यक्रम में जो ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, यानी कि टोटल इसमें इस शिखर सम्मेलन में 5 कंट्री भाग लेती हैं कि 18 विशेषज्ञ यातायात प्रबंधन, हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी, हाइब्रिड बम, ये सभी जितने भी यहाँ पर फील्ड दिए हैं, जितने भी यहाँ पर मीडियम दिए हैं, तो इन सभी के विशेषज्ञों ने इसमें भाग लिया, अपने भाषण दिए हैं इसमें। और सेकंड ये है कि सम्मेलन में 5 सदस्यीय देशों के ब्रिक्स नेटवर्क विश्वविद्यालयों के लगभग 100 छात्र और शोधकर्ता भाग लेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में किसे माइक्रोसॉफ्ट के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? क्वेश्चन नंबर 9। किससे माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अध्यक्ष को नियुक्त किया है? सत्या नडेला हैं। ये हैं सत्या नडेला जी, जिनका हेडक्वार्टर है, जो माइक्रोसॉफ्ट का जो हेडक्वार्टर है वो रेडमंड वाशिंगटन अमेरिका में है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नए अध्यक्ष बने अभी माइक्रोसॉफ्ट के। 10th क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने पेरिस में विवा टेक के कौन से संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया है? प्रधानमंत्री मोदी जी ने पेरिस में जो विवा टेक के कौन से संस्करण को वर्चुअली संबोधित किया है? वो 5वें संस्करण को। तो कार्यक्रम इस विवा टेक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, जो संस्करण हुआ इसके बारे में। तो फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रोन, यहाँ से 2 क्वेश्चन क्लियर हो गए हमारे। एक तो ये है कि क्वेश्चन ये हो सकता है कि इसमें फ्रांस के जो राष्ट्रपति थे वो, पहला तो ये कि फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है, और दूसरा ये कि जो विवा टेक में फ्रांस से किस व्यक्ति ने रिप्रेजेंट किया, या कौन व्यक्ति थे जो विवा टेक को ज्वाइन किया था। तो श्री इमैनुअल मैक्रोन, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्पेन के प्रधानमंत्री श्री पेड्रो सांचेज और विभिन्न यूरोपीय देशों के मंत्री सांसद शामिल हैं। तो 5वें संस्करण का संबोधित किया था मोदी ने विवा टेक में, और वर्चुअली था, ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुई थी। तो थैंक यू। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। आपके लिए मेहनत करते हैं, तो जितना भी कंटेंट इसमें मैंने दिया है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो PDF से आप इसको रिवाइज ज़रूर करना, और हो सके तो अपने नोट्स भी बनाना, जिससे आप कभी भी इसको नहीं भूलेंगे। तो बने रहिए वीडियो के साथ, और आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक ज़रूर करें। थैंक यू, और पढ़ते रहिए।